वंशवाद की बासी रोटी चाट चाट कर खाने वाले, कि वंशवाद की बासी रोटी चाट चाट कर खाने वाले, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान को काट काट कर खाने वाले, कि बासी वंशवाद की बासी रोटी चाट चाट कर खाने वाले, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की को काट काट कर खाने वाले, क्या जानेंगे वीर सावरकर किस तप त्याग का नाम है। क्या जानेंगे वीर सावरकर किस तप त्याग का नाम है, किस संघर्षी फौलादी ताप तेज आग का नाम है। रामकृष्ण ही नहीं राणा प्रताप वीर शिवा को भूल, गोरी गजनी बाबर अकबर औरंगजेब को डाकू लुटेरा नहीं आदर्श मानने वाले क्या जाने, आदर्श मानने वाले क्या जाने। सावरकर तो उनकी फर्जी कुर्सी के खिलाफ खड़ा एक वीर वीरता और संग्राम का राग है। भारत को जात जात में बांट बांट कर खाने वाले फर्जी गांधी फर्जी नेहरू फर्जी नेता क्या जाने, वीर सावरकर किस तप त्याग का नाम है, किस फौलादी संघर्षी ताप तेग आग का नाम है। ये फर्जी रोटी सेकने वाले वंशवाद की किसी वीर शिवाजी का और वीर सावरकर की वीरता का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। आज दिवस है 26 फरवरी 1966 के दिन हमारे देश के वीर सावरकर का निधन हुआ था। वह वीर सावरकर जिसके बारे में कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वीर सावरकर नाम है तेज का, नाम है त्याग का, नाम है ताप का, नाम है तीर का, नाम है तलवार का, नाम है तितिक्षा का। अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियां आज भी सार्थक हैं, क्योंकि आज 2-4 दिनों तक किसी घपले घोटाले में जीने वाले लोग अपने को माफी मांगकर निकल आते हैं, मगर अपने देश की आजादी के लिए 10 वर्षों तक सेलुलर जेल में बंद होकर काला पानी की सजा काटने वाला वीर सावरकर, जिसने 6000 कविताएं लिख डाली कोयले की टुकड़े से और पत्थरों से सेलुलर जेल के 5x10 के उस कमरे में। सेलुलर जेल के काला पानी का मतलब आज की जिंदगी में कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज के वो भोड़े नेता जो सावरकर की वीरता पर उंगली उठाते हैं, वो क्या जाने कि वीर सावरकर किसी चारा घोटाले में, किसी 2G और 3G में या किसी अन्य घोटालों में, वर्दी घोटाले में नहीं गए थे, भारत माता की आजादी के लिए जेल गए थे। उनको उन अंग्रेजों ने 2 जीवन का आजीवन कारावास दिया था जिन अंग्रेजों को पुनर्जन्म पर विश्वास भी नहीं था। 50 साल अर्थात 25 साल की 2 सजा सावरकर को मिली, और वह सावरकर जब 1911 से 1921 तक सेलुलर जेल में बंद थे, उनके भाई गणेश सावरकर बगल के कमरे में थे। उनको इसका पता 1 साल बाद चला। अंग्रेजों को पता था कि ये जो 1857 की क्रांति है, यह क्रांति को उन्होंने बना दिया था सिपाही विद्रोह और सिपाही गदर। वह इंग्लैंड में बैठे बैठे सावरकर में अपने बैरिस्ट्री की पढ़ाई के दरमियान 1907, 8 और 9 में अपने देश की 1857 की आजादी की लड़ाई को भारत की पहली आजादी की लड़ाई साबित करने वाली जो पुस्तक लिखी, फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम, इससे अंग्रेज तिलमिला उठे। उनको लगा कि यह व्यक्ति अगर भारत में गया या यह बाहर रहा तो अपने देश में अंग्रेजों का शासन करना मुश्किल है। उन पर किसी हत्या का इल्जाम लगाकर इस पुस्तक की रचना को बांटकर किसी तरह उनको काला पानी की सजा दी गई। उनके भाई ने मदन लाल ढींगरा के जो आरोप थे कि उनको ये कारतूस और वो हथियार उन्होंने सावरकर ने दिया, यह कहकर दोबारा आजीवन कारावास की सजा दी। वह व्यक्ति 1911 से 21 तक सेलुलर जेल में बंद रहा, और सेलुलर जेल में बंद रहकर भी उसने अपने भारत की आजादी के लिए, अपने देश की स्वर्णिम दिनों की कल्पना के लिए 6000 कविताएं लिख डाली। कोई कविता कल्पना में जीने वाला व्यक्ति जो समाज के लिए भी सबसे बढ़ चढ़ कर रहा, राष्ट्र के लिए भी बढ़ चढ़ कर रहा, अंग्रेजों के लिए जीना हराम करने का कारण बना, वह सावरकर
आज वीर सावरकर का 26 फरवरी उनके निधन का दिवस है। अपना देश उनको याद करना चाहिए था। दुर्भाग्य है कि जो देश अपने ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को, ऐसे कुर्बानी देने वाले वीरों को याद नहीं रखता, बल्कि उनको सजा देता है, वह देश बहुत आगे नहीं जा सकता। आज वीर सावरकर के उन निधन दिवस पर मैं बताना चाहता हूं कि वीर सावरकर न सिर्फ समाज सेवी थे, न सिर्फ राष्ट्र सेवी थे, न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक महान कल्पनाजीवी कवि भी थे, जो सेलुलर जेल में कोयले के टुकड़ों से और पत्थर से, लकड़ी के तिनकों से कविताएं भी लिखा करते थे, देश की आजादी की कल्पना भी किया करते थे। कहा जाता है कि विश्व के साहित्य में सावरकर की कविताओं का अगर मूल्यांकन हो तो एक क्रांतिकारी के द्वारा लिखी गई उतनी कोमल कल्पनाओं का अद्वितीय इतिहास मिलेगा सावरकर में। आज सावरकर 10 वर्षों तक जेल में रहने के बाद जैसे शिवाजी छल छद्म से निकल गए थे मुगलों के दरबार से और देश की आजादी की लड़ाई लड़ते रहे थे, ठीक उसी तरह हमारे वीर सावरकर पर इल्जाम लगाया जाता है उन्होंने माफी मांग ली। शिवाजी कोई माफी मांगने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। शिवाजी जैसे अपने राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, ठीक उसी तरह अपने देश में अरविंद घोष के बड़े भाई पाथिक घोष और सतीश चंद्र सन्याल जैसे लोग भी माफी मांगकर अंग्रेजों से, जिसको कहा जाता है वो माफी नहीं था, राजनीतिक कैदियों को एक छूट होती थी कि आप अपने इन उग्र गतिविधियों को रोक देंगे तो ये 4 पन्नों में अपने नाम पते के साथ कुछ शर्तों को मान ले, जिसमें अंग्रेजी कानून को आप मानेंगे और भविष्य में क्रांति की राह पर नहीं चलेंगे, अगर लिख देते हैं तो आपको मुक्ति मिल सकती है। अरविंद घोष के बड़े भाई हों या सचिंद्र नाथ सन्याल हों, ये भी लिखे थे। कभी कहा जाता है कि पंजाब में एक आंदोलन हो रहा था 1923 में, जब पंजाब प्रांत के नाभा नामक स्थान पर अंग्रेजों ने वहां के जो तत्कालीन सिख सेनापति थे, राजा थे, नवाब थे, उनको हटाकर वहां एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्थापना करने के बाद एक सरकारी अधिकारी बहाल किया। नेहरू जी आंदोलन करने गए थे और नेहरू जी का साथ दिया था उनके 2 मित्रों ने। वो नेहरू जी के साथ शायद आचार्य गिडवानी और के संथानम थे। ये दोनों लोग गए नाभा में 1923 में सिखों के पक्ष में, आंदोलनकारियों के पक्ष में, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। तब वहां की अंग्रेज हुकूमत ने उनको गिरफ्तार कर लिया। वो 3 दिन तक जैसे ही जेल में रहे, कहा जाता है कि जेल में उनको चूहे तंग करने लगे। जेल की छत बहुत कम थी, मिट्टी की दीवारों से मिट्टी आने लगते थे, और जब 3 दिनों तक चूहे का आतंक झेलने लगे नेहरू जी, तो उनके पिताजी जो मोतीलाल नेहरू थे, वो 1920-21 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह सकते थे। नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू तत्कालीन वायसराय से मिलकर अपने पुत्र नेहरू के लिए राहत की मांग करने लगे। तीसरे दिन जैसे ही वहां के वायसराय से बात कर मोतीलाल नेहरू ने सुविधा उपलब्ध कराई अपने नेहरू को, अपने पुत्र को, तब जवाहरलाल नेहरू को तीसरे दिन से सुख सुविधाएं मिलने लगी। 9 दिन तक पर्याप्त सुख सुविधाएं मिली। 3 दिन चूहे ने उनके आसपास घूमना शुरू किया। नेहरू जी इस बात को अपनी आत्मकथा में भी लिखते हैं। नेहरू ने लिखा है कि अपनी वहां नाभा का नाटक नाम दिया है उसको, मेरी कहानी शीर्षक, मेरी कहानी जो उनकी जीवनी उसमें उन्होंने लिखा है, कहा है कि एटी गिडवानी और के संथानम तो आराम से थे, मगर जवाहरलाल नेहरू को चूहों का दौड़ना और कूदना, उनके चेहरे से चूहों का गुजरना बड़ा दुखवार गुजर रहा था। यह बात जैसे ही मोतीलाल नेहरू जी को पता चला, मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, उनकी बात कौन वायसराय नहीं मानता। वो तत्कालीन वायसराय से मिलने लगे और तत्कालीन वायसराय ने नेहरू जी को तत्काल सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। और तीसरे दिन से नेहरू जी को अच्छे अच्छे भोजन मिलने लगे, खेलने के लिए गोल्फ मिलने लगे। वहां उनके दोनों मित्रों को कोई असुविधा नहीं थी, मगर नेहरू जी के चलते 9 दिन तक सुख में रहे। और 12वें दिन कहा जाता है कि मोतीलाल नेहरू की पैरवी की बदौलत उनको सजा तो मिली 2 साल की, 4 बजे शाम और 7 बजे शाम होते होते उनके 2 साल की सजा को तब्दील कर दिया गया, एक शर्त के साथ कि आप यहां से नाभा से निकल जाएंगे और
आगे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करेंगे। ये एक समझौता हुआ होगा, तब भी कोई माफीनामा दिया गया होगा, मगर जिसके वंश के लोग 50 वर्षों तक शासन कर सकते हैं इस देश में, वो कागज आज नाभा के जेल में नहीं है, पंजाब में उपलब्ध नहीं है। मगर भारतीय न्यायपालिका की दुनिया में ये पहली घटना है जब 2 साल की सजा याफ्ता, 2 साल सजा प्राप्त करने के बाद भी नेहरू, गिडगानी और संथानंद साहब को मात्र 12 दिन पर छोड़ दिया गया हो। ऐसी घटनाएं हर समय हुई है, हर युग में हुई है। यह मूर्खता है कि हम अंग्रेजों की यातना में जान दे दें और अपने देश के लिए शिवाजी की तरह कोई गुरिल्ला युद्ध का इंतजाम न करें। अगर वीर सावरकर ने अंग्रेजों के सामने लिखा था तो यह लिखा था कि अब हम भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मगर क्या सावरकर अंग्रेजों से निकलने के बाद, उस काला पानी से मुक्त होने के बाद क्या सन्यासी हो गए? नहीं, वीर सावरकर जीवन पर्यंत 1966 तक अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने समाज सेवा की दुनिया में यह नारा दिया कि जिन्होंने इस देश को अपनी मातृभूमि माना है, जिन्होंने इस देश को अपनी पितृभूमि माना है और जो इसे अपना पितर भूमि भी मानते हैं, यानी जो मन, वचन और कर्म से भारत के हैं, मैं उनके साथ हूं। भारत हिंदुओं का है, हिंदियों का है, हिंदुस्तानियों का है। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान उनका नारा था। उनका नारा था कि जो इस देश को अपने पुण्य भूमि मानते हैं, यह देश उनका है। सच्चाई है कि आज इंडोनेशिया में जाकर देखिए, वो धर्म की दृष्टि से इस्लाम मानते हैं, मगर इंडोनेशिया में आज भी रामलीला हुआ करता है। वहां की राजधानी को आज भी अयोध्या कहा जाता है, वहां के राजा को आज भी राम कहा जाता है, इसलिए कि वो पुण्य भूमि भारत को मानते हैं। धर्म के परिवर्तन के साथ मेरे राष्ट्र का परिवर्तन नहीं होगा, यह चिंतन रखते थे सावरकर। सावरकर अपने समाज में महात्मा गांधी को हरिजनोत्थान के लिए बहुत नाम लिया जाता है, मगर सच्चाई है कि हरिजनों के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाले वीर सावरकर थे। उन्होंने कहा कि भक्त और भगवान के बीच दूरी मत रहने दो, अपने इन दलित बंधुओं को, इन हरिजन बंधुओं को मंदिरों तक आने दो, इनको भी युद्ध में लड़ने दो। जब तक समाज का हर वर्ग क्षत्रिय का काम नहीं करेगा, सिर्फ क्षत्रियों के जिम्मे जब तक तुम आजादी को रखोगे, कोई मोहम्मद गोरी से अकेला पृथ्वीराज लड़ेगा, कोई राणा प्रताप अकेला अकबर से लड़ेगा, कोई अकेला शिवाजी जब तक औरंगजेब से लड़ेगा, और सारा समाज जिसको हम वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण कहते हैं, वह मूक दर्शक बना रहेगा। तो एक बड़े समाज के एक बड़े वर्ग को हम अपनी लड़ाई से, उनके हक से दूर रखते हैं। समाज के हर वर्ग को चाहिए कि वो क्षत्रिय बने। जब कभी राष्ट्र और समाज पर कोई औरंगजेब आंख दिखाए, जब 1.25 मन जनेऊ तोड़कर वो यज्ञ करे, उतने मंदिर तोड़े जितने की अपने देश में अभी निर्माण की बातें नहीं की जा सकती, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अपने देश का हर वर्ग, जिसे हम दलित कहते हैं, वंचित कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, वह भी उठ खड़ा हो। यह संदेश दिया था वीर सावरकर ने। वीर सावरकर ने संदेश दिया कि जब तक समाज की मुख्य धारा में हमारे ये जो दलित वंचित नहीं आएंगे, जब तक इनको क्षत्रियत्व का अधिकार नहीं दिया जा सकता, अपने देश को हम गुलामी से बचा नहीं सकते हैं। हम गुलाम तो हो गए हैं, मगर भविष्य में कभी गुलाम नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि हम छात्र धर्म का विस्तार करें। वीर सावरकर जहां एक और कल्पनाशील कवि है, दूसरी ओर समाज सुधारक है। आज चर्चाएं होती है स्वदेशी की। गांधी जी को स्वदेशी आंदोलन किसने दिया? 1905-6 में पहली दफा सावरकर विदेशी वस्त्रों की होली चलाते हैं, अर्थात स्वदेशी का आंदोलन दिया हुआ वीर सावरकर का, इस तिरंगे के प्रति अपनी सहमति दिया हुआ वीर सावरकर का, इस तिरंगे में वो जो अशोक चक्र लगा है, वो सहमति देने वाले वीर सावरकर, राजेंद्र प्रसाद से बात करने वाले, वो जो नारियल से तेल निकालने के लिए 10 वर्षों तक कोल्हू का बैल बन गया, काला पानी की सजा पाया और सेलुलर जेल तोड़ा जा रहा था, आज वर्तमान प्रधानमंत्री ने उसको संरक्षित और संवर्धित करने का काम किया है। ऐसा इतिहास गढ़ा जा रहा था इस देश में, जैसे लगता है कि बाएं हाथ से इतिहास लिखने वाले दुनिया
को बदल देने की कल्पना तो नहीं कर सकते, मगर भारत का इतिहास बदलने के लिए उन्होंने ठेका ले रखा था। उनको कतई पसंद नहीं है कि कोई राणा प्रताप की वीरता की बात करे, अगर वीरता की बात करना है तो बाबर की करे। उन्हें यह पसंद नहीं है कि कोई शिवाजी की वीरता की बात करे, कोई पेशवा की वीरता की बात करे। उन्हें नहीं कतई पसंद है कि कोई यह साबित करे कि मुगलों के समापन के साथ और अंग्रेजों के आगमन के बीच मराठाओं ने पूरे देश पर शासन किया था। इस इतिहास को दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पर्दा डाल दे भारत के इतिहास में। वैसे ही लोग चाहते हैं जो शिवा को नहीं देखना चाहते, जो राणा प्रताप को नहीं देखना चाहते, जो नहीं देखना चाहते अयोध्या में राम का मंदिर, जिनको विश्वास है कि राम एक कल्पना है, कृष्ण एक कहानी है, राणा प्रताप निरर्थक काम करने वाले थे, शिवाजी तो औरंगजेब को बदनाम करते थे, शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहने वाले सावरकर को कायर करते हैं। मगर सच्चाई है कि 3 दिनों तक एक जेल में, वो जेल जिसको कि हम नाभा का जेल कहते हैं, 3 दिनों में चूहे के डर से भाग जाने वाले अंग्रेज लाट साहब से माफी मांगकर 2 साल की सजा को 12 दिन में माफ करा देने वाले लोग आज वीर बने फिरते हैं। और जो मूल भारत की आत्मा है, वीर है। कहा जाता है कि किसी देश का अगर कोई कर्मठ, कोई सेनानी, कोई वीर अगर दबा दिया जाएगा तो उस देश का इतिहास मर जाएगा। मेरे सावरकर को दबाने का प्रयास तो किया गया, मगर सावरकर इतिहास के हीरो हो न हो, इस देश के 100 करोड़ जनता के हीरो जरूर हैं। जैसे आज राणा प्रताप इतिहास के हीरो नहीं हो, शिवाजी इतिहास के हीरो नहीं हो, बाजीराव पेशवा इतिहास के हीरो नहीं हो, लक्ष्मीबाई इतिहास के हीरो नहीं हो, मगर 100 करोड़ जनता के हीरो हैं। वैसे ही वीर सावरकर इस देश की जनता के हीरो हैं, जो सामाजिकता की दृष्टि से अपने समाज के अंतिम आदमी के उत्थान के लिए कृत संकल्प नजर आते हैं, तो स्वदेशी के मंत्र के लिए विदेशी वस्त्रों की होली खेलते हैं। ये अलग बात है कि सुभाष चंद्र बोस भी वीर सावरकर से सलाह लेते हैं 1940 और 41 में। तब उनको पता चलता है कि जब तक हम जर्मनी और रसिया से संपर्क नहीं करेंगे, अपने देश को आजाद नहीं करा सकते। वो बाल गंगाधर तिलक का आशीर्वाद प्राप्त था सावरकर को। राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल भी उन्हें पसंद करते थे, मगर दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे वीर सावरकर को वो लोग उंगलियां उठाते हैं जो खुद बेल पर जी रहे हैं। पूरी जिंदगी, पूरा खानदान घोटालों में डूबा है। 2-4 दिन, 10 दिन जेल गए नहीं, अपने आप को वीर समझते हैं, और जो काला पानी की 10 साल सजा काटा, उस वीर सावरकर को कायर कहते हैं। उस महाराष्ट्र की धरती से, जहां नागपुर से हमारे वीर सावरकर पैदा हुए, उस वीर सावरकर ने इस देश को एक महान कवि दिया सावरकर के रूप में, एक महान समाज सुधारक दिया सावरकर के रूप में, एक महान स्वतंत्रता सेनानी दिया इनके रूप में, तो एक दार्शनिक भी दिया कि जो अपने इस देश को अंतिम हद तक, जो इस देश में अपनी आत्मा मानते हैं, उन्हीं का यह राष्ट्र है। ये हिंदुओं का राष्ट्र है, ये हिंदियों का राष्ट्र है, ये हिंदुस्तानियों का राष्ट्र है। हिंदी का मतलब न सिर्फ इस देश में रहने वाले हिंदू, अर्थात जैसे चीन में रहने वाले सारे लोग चीनी हैं, वैसे भारत में रहने वाले हर लोग हिंदी हैं। इसमें कोई वर्ग और वर्ग की बात नहीं है। समस्त लोगों की के लिए अपनापन रखने वाले का नाम सावरकर है। मगर सच्चाई है, किसी कवि ने लिखा है कि कितने रावण के सर काटूं, कितनी लंका में आग लगाऊं, हर घर लंका हर सर रावण, इतने राम कहां से लाऊं, जैसी स्थिति है। किसी कवि ने बहुत पहले लिखा था कि हर संध्या सिंदूर लगाती विधवा लगती भोर, और सच की गर्दन रेत कर झूठ मचाए शोर। आज झूठ शोर मचा रहा है, ये झूठ सदैव झूठ रहेगा, क्योंकि सावरकर भारतीय लोगों की आत्मा में बसते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, उनके द्वारा सिपाही विद्रोह और सिपाही गदर को, स्वतंत्रता का संग्राम सिद्ध करने वाले को वो काला पानी देना चाहते थे। ऐसा न कभी हुआ है, न होगा। सावरकर, ठीक है, महात्मा गांधी के नाम पर उनको बदनाम किया गया, मगर न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी किया। आज भारतीय न्यायालय पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति सावरकर को अपना आदर्श मानता है। सावरकर उस राष्ट्र के लिए मरे हैं जो राष्ट्र आज हमारे सामने है। आज राष्ट्र की समृद्धि, राष्ट्रीयता की समृद्धि सावरकर के उस प्रयत्नों का सुफल है। बताइए, जो कोल्हू के बैल की तरह दिन भर 10 साल तक फिरा हो, एक छोटे से कमरे में जहां
शौच के लिए भी बाहर नहीं जाना, उस कमरे में शौच करना हो, वहीं सोना, वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं शौच करना, और वहीं दीवारों पर कोयले से कविता लिखने वाला व्यक्ति सावरकर पर कोई उंगली उठा दे, ये भारत के नौजवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो दिन लद गए जब सावरकर पर उंगलियां उठाई जाती थी। आज सावरकर इस देश के मन मन प्राण में बसने वाले हीरो हैं। 26 फरवरी उनके आज के इस निधन दिवस पर उस पुण्यात्मा को मैं नमन करता हूं, और नमन करते हुए यह बताना चाहता हूं कि आज जो बाबर, घोरी और औरंगजेब से लगाव रखने वाले हैं, वो सावरकर की वीरता से तो इनकार करेंगे ही, क्योंकि ये उनके वोट का मामला है। अपनी रोटियों के लिए अपनी बेटियां बेच देने वाले क्या जानेंगे कि सावरकर की वीरता का मतलब क्या है, सावरकर के त्याग का मतलब क्या है, सावरकर की समाज सेवा का मतलब क्या है, सावरकर के हरिजनोत्थान का रहस्य क्या है। सारे के सारे परिवार का सर्वनाश कराने के बाद भी सावरकर झुकते नहीं हैं। अरे उन्नत और मजबूत राष्ट्र की कल्पना के लिए, ऐसा राष्ट्र जो पुनः गुलाम नहीं हो सके, अपने देश में जाति पाति से ऊपर उठकर एकता स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ अगर कितना भी अत्याचार सहे मगर हारते नहीं हैं। और जब अंग्रेजों के द्वारा उनके द्वारा लिखित शर्तों पर बाहर आते हैं, तो ठीक उसी तरह जैसे शिवाजी भी मुगलों के चंगुल से निकलकर बाहर आते हैं, मगर गुप्त रूप से गुरिल्ला युद्ध करने से कभी नहीं चूकते। अपने सावरकर भी मरने दिन तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, अपने समाज को जगाते रहे, अपनी संस्कृति को जगाते रहे। मुझको लगता है 26 फरवरी उनके जन्म दिवस पर आप सबों के साथ मैं भी ऐसी शुभकामना करता हूं कि सावरकर हमारी आत्मा के अंग हैं, इस राष्ट्र के प्रमुख नायक हैं, और वह राष्ट्र जो अपने नायकों को भूल जाएगा, राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में होगा। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे भारत की राष्ट्रीयता में कोई रत्ती भर फर्क आए और सावरकर के प्रति अपनी निष्ठा में कोई फर्क आए, क्योंकि यह मेरी मातृभूमि है, यह मेरी पितृभूमि है, और यह मेरी पुण्य भूमि है। और जो अपने पुण्य भूमि के लिए जीता है और पुण्य भूमि के लिए प्राणों का न्यौछावर करता है, उस सावरकर के प्रति हम हर युग युग तक सादर निवेदित करते रहेंगे, नमन करते रहेंगे। सावरकर इस देश के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। वो भगत सिंह के भी प्रेरणा स्रोत थे, सुभाष चंद्र के प्रेरणा स्रोत थे, वो आशीर्वाद प्राप्त थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष के। मैं चाहता हूं कि अपने वीर सावरकर के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी इस सावरकर के जीवन को जो लोग कहते हैं उससे सुनकर मत मानिए, अपने नजदीक जाइए, उनके साहित्य को पढ़िए, उनको जीवन को देखिए, और देखिए कि कैसे तप, त्याग और तीर तलवार ही नहीं, एक तीक्ष्ण बुद्धि के मालिक